हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। फ्रेंड, आज हम अपने इस वीडियो में जीआईसी लेक्चरर जिसमें 40 क्वेश्चन सामान्य अध्ययन के आने हैं, उसी से रिलेटेड हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 5 है, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही यूजफुल है। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए कंप्लीट वॉच करिए, जिससे आपको एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प मिल सके। चलिए देखते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चीन का तियानवेन मिशन चर्चा में रहा, यह किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मंगल से। हाल ही में चीन का तियानवेन मिशन यह चर्चा में रहा, जिसका संबंध मंगल ग्रह से है। इसके रोवर का नाम अगर पूछे तो इसके रोवर का नाम जूरोंग है। क्या है? जूरोंग है। इसके रोवर का नाम जूरोंग है। अमेरिका के बाद ऐसा करने वाला जो चाइना है वो दूसरा देश बन गया है। हाल ही में चीन के द्वारा एम्प्टी प्लेट नामक योजना चलाई गई है। एम्प्टी प्लेट मतलब कि अगर कोई भी व्यक्ति वहाँ का प्लेट में अगर खाना छोड़ता है, थाली में खाना छोड़ता है, तो उसके लिए उसे क्या करना, कुछ पेड करना पड़ेगा। तो यानी एम्प्टी प्लेट नामक योजना किस देश से संबंधित हो? तो चीन के द्वारा। जो चीन की कैपिटल है वो बीजिंग है। चीन की कैपिटल बीजिंग है और प्रेजेंट टाइम पे चीन के जो प्रेसिडेंट हैं वो शी जिनपिंग है। यहाँ की नदी यांगसी नदी यह चीन सहित एशिया की सबसे लंबी नदी है। अगर वहीं बात की जाए चीन का मरुस्थल, जो तकला मकान मरुस्थल है, वो कहाँ पर स्थित है? वह चीन में स्थित है। वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव यह किस देश से रिलेटेड है? तो ये चाइना से। वन बेल्ट वन रोड परियोजना का संबंध ये भी चीन से है। वहीं अभी प्रेजेंट में या वर्तमान समय में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार कौन बन गया है? चीन बन गया। भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार वो चीन बन गया है। और न्यू डेवलपमेंट बैंक, ये ब्रिक्स जो देश है या ब्रिक्स संगठन है, उसी के द्वारा एक बैंक की स्थापना की गई, जिसका नाम न्यू डेवलपमेंट बैंक है। और इसका हेडक्वार्टर भी कहाँ पर है? चीन में है। चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रतिष्ठित मैगजीन फॉर्च्यून द्वारा वर्ष 2021 के 50 महानतम नेताओं की सूची में शीर्ष स्थान पर कौन रहा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जैसिंडा अर्डन। ये कहाँ की है? न्यूजीलैंड की पीएम है कौन? जैसिंडा अर्डन। हाल ही में प्रतिष्ठित मैगजीन फॉर्च्यून द्वारा वर्ष 2021 के 50 महानतम नेताओं में शीर्ष पर न्यूजीलैंड की जैसिंडा अर्डन है। वहीं अगर बात की जाए आधार पुणे वाला, तो ये किस स्थान पर है? ये भारतीय हैं और ये जो है 10वें स्थान। आधार पुणे वाला ये 10वें स्थान पर है। इनका जो संबंध या इनकी कंपनी का नाम है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ पुणे। यही सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ पुणे के द्वारा कोविशील्ड, ये कोविड-19 के जो वैक्सीन है कोविशील्ड, वो किसके द्वारा बनाया जा रहा है? सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ पुणे के द्वारा तैयार किया जा रहा है। और हाल ही में यानी WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा कोवैक्स गठबंधन यानी कोवैक्स फैसिलिटी अलायंस से जुड़ने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? पंजाब। कोवैक्स फैसिलिटी अलायंस जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का एक इनिशिएटिव है, उससे जुड़ने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? पंजाब बन गया है। चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में 69वें मिस यूनिवर्स 2020 का खिताब किसने जीता? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एंड्रिया मेजा। हाल ही में एंड्रिया मेजा के द्वारा मिस यूनिवर्स 2020 का खिताब जीता गया। वहीं अगर बात की जाए 2019 में, तो मिस यूनिवर्स 2021 का खिताब साउथ अफ्रीका की जोजबिना तुंजी के द्वारा जीता गया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मई 2021 को किसे अंतर्राष्ट्रीय अजेय स्वर्ण पदक यानी इंटरनेशनल इनविजिबल गोल्ड मेडल प्रतिष्ठित सम्मान दिए जाने की घोषणा की गई है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक को। किसको? रमेश पोखरियाल निशंक को अंतर्राष्ट्रीय अजेय स्वर्ण पदक यानी इंटरनेशनल इनविजिबल गोल्ड मेडल से सम्मानित किया जाएगा या किए जाने की घोषणा की गई है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ नामक रिपोर्ट जारी की गई है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वर्ल्ड बैंक।
हाल ही में वर्ल्ड बैंक के द्वारा माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ नामक रिपोर्ट जारी की गई है। इसमें बताया गया है, यानी माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ नामक रिपोर्ट में यह बताया गया है कि रेमिटेंस प्राप्त करने के मामले में भारत विश्व में पहले स्थान पर भारत है। दूसरे स्थान पर कौन सा है? चाइना। दूसरे स्थान पर चाइना है। यानी जो वर्ल्ड बैंक, बात आई वर्ल्ड बैंक की स्थापना और IMF यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इन दोनों की स्थापना 1944 के ब्रिटेन वुड्स समझौते के तहत की गई थी और दोनों का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? वाशिंगटन DC, अमेरिका के वाशिंगटन DC में IMF और वर्ल्ड बैंक, इन दोनों का हेडक्वार्टर स्थित है। IMF और विश्व बैंक, इन दोनों को संयुक्त रूप से जुड़वा बहन कहा जाता है। IMF और विश्व बैंक को संयुक्त रूप से जुड़वा बहन के नाम से जाना जाता है। प्रेजेंट टाइम पे जो वर्ल्ड बैंक है, इसके हेड कौन है? डेविड मालपास। विश्व बैंक के हेड जो है डेविड मालपास हैं। अगर पूछा जाए IMF का अंतिम सदस्य देश या फिर 190, इसके प्रेजेंट टाइम में 190 सदस्य हैं और 190 लास्ट वाला कौन सा है? अंडोरा। एक करंट का क्वेश्चन है कि हाल ही में या अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से जुड़ने वाला अंतिम देश कौन सा है? तो वो अंडोरा, जो किस नंबर का है? 190। यानी प्रेजेंट टाइम में इसके कुल कितने सदस्य देश हैं? तो 190 सदस्य देश हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना में कृषि क्षेत्र का विकास लक्ष्य से अधिक हुआ था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पहली पंचवर्षीय योजना में जो कृषि क्षेत्र का लक्ष्य है वो कृषि क्षेत्र से लक्ष्य जितना रखा गया था उससे अधिक प्राप्त हुआ था। किस पंचवर्षीय योजना में? तो पहले पंचवर्षीय योजना में। जो पहला पंचवर्षीय योजना है उसका टाइम पीरियड 1951 से लेकर 1956 तक रहा है और यह जो है हैरोल्ड डोमल मॉडल पर आधारित जो 1951 से लेकर 1956 में इसका कार्यकाल है और इसमें जो है कृषि क्षेत्र लक्ष्य से अधिक प्राप्त किया गया था। और एकमात्र पंचवर्षीय योजना है वो है कौन सी? तीसरी पंचवर्षीय योजना है वह एकमात्र पंचवर्षीय योजना है जिसमें कृषि ने ऋणात्मक विकास प्रदर्शित किया था। वहीं कृषि से रिलेटेड अगर बात आई है तो 1966 में कौन सी क्रांति आई थी? हरित क्रांति की शुरुआत की गई थी। इससे क्या हुआ था कि इसका असर, हरित क्रांति का असर पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश व कर्नाटक के कुछ ही क्षेत्रों तक सीमित रहा। अगर यहाँ पे उत्तर प्रदेश, अगर कृषि की बात आई है तो उत्तर प्रदेश जो है वो सिंचाई या उत्तर प्रदेश जो है वो सिंचित क्षेत्रफल वाला या सबसे अधिक सिंचित क्षेत्रफल किस राज्य के पास है? तो उत्तर प्रदेश के पास है। अगर पूछे जनसंख्या सबसे ज़्यादा तो वो भी उत्तर प्रदेश के पास है। लेकिन अगर बोले क्षेत्रफल तो क्षेत्रफल के मामले में उत्तर प्रदेश चौथे स्थान पर है। पहले स्थान पर राजस्थान, दूसरे स्थान पर मध्य प्रदेश, तीसरे स्थान पर महाराष्ट्र और चौथे स्थान पर कौन सा है? उत्तर प्रदेश है। बात करें उर्वरक की तो उर्वरक उत्पादन के मामले में भारत विश्व में तीसरे स्थान पर, वहीं उपभोग के मामले में भारत विश्व में दूसरे स्थान पर है। यानी उर्वरक का उत्पादन विश्व में तीसरे स्थान पर करता है। पहले स्थान पर अमेरिका, दूसरे स्थान पर चीन और तीसरे स्थान पर भारत है। वहीं उपभोग के मामले में यह चीन के बाद दूसरे स्थान पर है। भारत में वर्ल्ड सेंसस ऑफ एग्रीकल्चर कार्यक्रम के तहत प्रत्येक कृषि संगणना या प्रथम कृषि संगणना 1970-71 में कराई गई थी। प्रथम कृषि संगणना कब कराई गई थी? क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि प्रथम कृषि संगणना किस वर्ष कराई गई थी? तो वर्ष 1970-71 में प्रथम कृषि संगणना कराई गई थी। प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल पर यह कृषि संगणना कराई जाती है। वर्तमान में देश की 10वीं कृषि संगणना जो कब कराई गई थी? 2015-16 में। वर्तमान में देश की 10वीं संगणना जो 2015-16 में जो है जारी की गई थी। 11वीं कृषि संगणना जिसे 2020-21 में जारी होना था या फिर कराया जाना था, बट कोविड के चलते नहीं हो पाया। अच्छा है नहीं हो पाया, नहीं तो गवर्नमेंट का एक और डाटा आपको याद करना पड़ता। इसमें एक नोट करने वाली बात यह है कि इसको क्लियर कर लीजिए पॉइंट कि हर 10 साल बाद जो है वो क्या प्रत्येक 10 साल बाद जनगणना कराई जाती है, प्रत्येक 5 वर्ष बाद कृषि संगणना कराई जाती है तथा प्रत्येक 2 वर्ष में केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के भारतीय वन सर्वेक्षण यानी फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा वन रिपोर्ट जारी की जाती है। जो नवीनतम वन रिपोर्ट है वो 2019 में जारी की गई थी। भी हाल ही में जो नवीनतम वन रिपोर्ट है वो 2019 में जारी की गई थी, जिसमें इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग क्या है कि 21.67% भारत का जो क्षेत्रफल है वो क्या है? वनाच्छादित है। चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है,
वैश्विक भूख सूचकांक 2020 के तहत भारत को कौन सी रैंक प्राप्त हुई है? वैश्विक भूख सूचकांक 2020 के तहत इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 94वां। वैश्विक भूख सूचकांक 2020 यानी ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 में भारत 94वें स्थान पर है। इन 2020 ग्लोबल हंगर इंडेक्स इंडियाज रैंक कितनी है? 20 इंडियाज रैंक 49 क्या है? 44 है। भारत की रैंकिंग 44 है आउट ऑफ दी 107। कुल 107 देशों में भारत की रैंकिंग जो है क्या है? 94 है। इस इंडेक्स को आयरलैंड स्थित एक एजेंसी कर्जन वर्ल्ड वाइड तथा जर्मन संगठन विल्ट हंगर हिल्फे के द्वारा संयुक्त रूप से तैयार की जाती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सुमेलित नहीं है? इनमें से कौन सुमेलित नहीं है? ऑप्शन नंबर ए बिरजू महाराज कत्थक, ऑप्शन नंबर बी है बिस्मिल्लाह खां शहनाई, ऑप्शन नंबर सी है जाकिर हुसैन हारमोनियम एंड ऑप्शन नंबर डी है अमजद अली खान सरोद वादक। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जाकिर हुसैन का संबंध हारमोनियम से नहीं बल्कि किससे है? ये तबला वादक है। जाकिर हुसैन या उस्ताद जाकिर हुसैन भारत के प्रसिद्ध तबला वादक हैं। वहीं अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य है वो कौन सा है? कत्थक है। उत्तर प्रदेश का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य कत्थक है। और कत्थक से जुड़े हुए जो कलाकार हैं वो कौन से हैं? लच्छू महाराज, शंभू महाराज, बिंदादीन। ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं कि कौन से जो हैं कि जो निम्नलिखित में जो कत्थक से जुड़े हुए नहीं है तो कौन है? पहले याद कर लीजिए कि लच्छू महाराज, शंभू महाराज व बिंदादीन, इन तीनों का संबंध कत्थक से है। आपको कत्थक और कथकली में जो है कंफ्यूज नहीं होना है। कत्थक जो है वो उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है जबकि कथकली या केरल का शास्त्रीय नृत्य है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगीत शिक्षा हेतु उत्तर प्रदेश का प्रथम संगीत महाविद्यालय है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी भारत खंडे हिंदुस्तान संगीत महाविद्यालय। संगीत शिक्षा हेतु उत्तर प्रदेश का प्रथम संगीत महाविद्यालय ये भारत खंडे हिंदुस्तान संगीत महाविद्यालय है। इसकी स्थापना कब की गई थी? 1926 में की गई थी। कई बार ये भी पूछा है कि इसकी स्थापना कब, भारत खंडे हिंदुस्तान संगीत महाविद्यालय की स्थापना कब की गई? तो 1926 में की गई। वहीं अगर बात की जाए भारतेंदु नाट्य अकादमी इसको 1975 में स्थापित किया गया था। राज्य ललित कला अकादमी इसे 1962 में स्टैब्लिश किया गया था। वहीं राज्य संगीत नाटक अकादमी इसको 1963 में स्थापित किया गया था। यानी इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चरकुला प्रमुख लोक नृत्य है। ऑप्शन नंबर ए बुंदेलखंड का, ऑप्शन नंबर बी ब्रजभूमि का, ऑप्शन नंबर सी है अवध का एंड ऑप्शन नंबर डी है पूर्वांचल का। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी ब्रजभूमि का। चरकुला लोक नृत्य यह ब्रजभूमि का प्रमुख लोक नृत्य है। अगर बात की जाए यमुना जन्मोत्सव, ये कहाँ पे मनाया जाता है? यमुना जन्मोत्सव यह भी मथुरा में मनाया जाता है। लठमार होली ये कहाँ पे? मथुरा के बरसाना में यह भी आयोजित किया जाता है। ब्रज क्षेत्र से और क्या क्या रिलेटेड है? तो ब्रज क्षेत्र में चरकुला नृत्य के साथ साथ रास नृत्य, झूला नृत्य, मयूर नृत्य व घड़ा नृत्य, ये चारों नृत्य कहाँ से संबंधित है? ब्रज क्षेत्र से संबंधित है। झूला, होरी, फाग व रसिया ये भी ब्रज क्षेत्र में गाए जाते हैं। कौन कौन से? झूला, होरी, फाग व रसिया, ये जितने भी गाने हैं वो किस एरिया में गाए जाते हैं? तो ब्रज क्षेत्र में गाए जाते हैं। वहीं देवछठ, सावड़ी व जन्माष्टमी मेला ये कहाँ पे मनाया जाता है? मथुरा में। यानी मथुरा से रिलेटेड जितना भी पॉइंट था हमने सभी एक ही वीडियो में कवर करने की कोशिश किए हैं कि चरकुला नृत्य के साथ साथ और क्या जो है ब्रज क्षेत्र से संबंधित क्वेश्चन आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें अशोक का नामोल्लेख हुआ है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए गुर्जरा अभिलेख। अशोक का इतिहास हमें मुख्यतः उसके अभिलेखों से ही ज्ञात होता है। अशोक के अभी तक कुल 40 से भी अधिक अभिलेख प्राप्त हो चुके हैं, जिसमें मास्की, गुर्जरा, नेत्तूर व उडेगोलम के लेखों में अशोक का व्यक्तिगत नाम भी मिलता है। यानी इसको हम ऐसे याद कर सकते हैं MGNU। ये 4 अभिलेख ऐसे हैं जहां पर अशोक के नाम का उल्लेख किया गया। यम का मतलब मास्की हो गया, जी मतलब गुर्जरा हो गया, यन मतलब क्या हो गया? नेत्तूर हो गया व यू मतलब उडेगोलम।
यू मतलब उडेगोलम, यानी MGNU, ये 4 अभिलेख ऐसे हैं जिसमें अशोक के नाम का उल्लेख किया गया है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन त्रिकोणात्मक संघर्ष का हिस्सा नहीं है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, चोल जो है वो त्रिकोणात्मक संघर्ष का हिस्सा नहीं है। वहीं इनका त्रिकोणात्मक संघर्ष से कौन जुड़े हुए हैं? प्रतिहार वंश, राष्ट्रकूट वंश व पाल वंश, इन तीनों का संबंध किससे है? त्रिकोणात्मक संघर्ष से है। हर्ष की मृत्यु के बाद कन्नौज विभिन्न शक्तियों के आकर्षण का केंद्र बन गया। इसे वही स्थान प्राप्त हुआ जो गुप्त टाइम में किसको प्राप्त था? मगध को प्राप्त था। कन्नौज को और किस नाम से जाना जाता है? तो महोदया अथवा महोदय श्री के नाम से जाना जाता है। कई बार पूछा गया है कि महोदया का संबंध किससे है, तो किससे? कन्नौज से है। और इसमें क्या हुआ था कि इसके अधिकार करने के लिए 8वीं सदी में, या कन्नौज पर अधिकार करने के लिए 8वीं सदी में 3 बड़ी शक्तियां पाल वंश, गुर्जर प्रतिहार वंश तथा राष्ट्रकूट वंश के बीच त्रिकोणीय संघर्ष प्राप्त हो गए, जो 8वीं 9वीं शताब्दी के उत्तर भारत के इतिहास का सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना है। इस संघर्ष में अंततः किसकी हार होती है? प्रतिहारों को सफलता होती है। आप एक ट्रिक के माध्यम से इसको याद कर सकते हैं कि जो त्रिकोणात्मक संघर्ष है उसमें प्रतिहार वंश, राष्ट्रकूट वंश व पाल वंश, ये तीनों वंश क्या होते हैं? इन्हीं के बीच संघर्ष किया जाता है। लेकिन इसमें जीत किसकी होती है? जिसके नाम में हार लगा होता है, यानी अंततः जो है प्रतिहारों को त्रिकोणात्मक संघर्ष में जीत मिलती है। चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने चाय के व्यापारिक एकाधिकार को खो दिया। किस एक्ट के द्वारा खोया, मतलब यह अधिकार समाप्त किया गया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा। 1833 के चार्टर अधिनियम के द्वारा कंपनी के व्यापारिक अधिकार पूर्णतया समाप्त हो गया है। पूर्णतया इस अधिकार के द्वारा या इस चार्टर के द्वारा कंपनी के व्यापारिक अधिकार को पूर्णतया समाप्त कर दिया गया। अब कंपनी का कार्य ब्रिटिश सरकार की ओर से मात्र भारत पर शासन करना रह गया था। यानी अगर पूछा जाए कि ईस्ट इंडिया कंपनी का जो है अगर किस वर्ष 1813 का जो चार्टर एक्ट था, इसी वर्ष क्या किया गया था कि व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था। लेकिन चाय व चीन 2 ऐसे सब्जेक्ट थे जिसपे जो है एकाधिकार समाप्त नहीं किया गया। वो चल के किस पे समाप्त किया? 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा चाय व चीन पर से भी, मतलब चाय व चीन इन दोनों से भी एकाधिकार को समाप्त कर दिया। यानी अगर पूछे कि किस वर्ष समाप्त किया गया था तो 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा। अगर पूछे कि एकाधिकार किस वर्ष पूर्णतया समाप्त किया गया था तो पूर्णतया किस पे समाप्त किया? तो 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा कंपनी का एकाधिकार पूर्णतया समाप्त कर दिया गया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, खालिद बी सईद के द्वारा क्या लिखा है? पाकिस्तान द फॉर्मेटिव फेज। ये किसके द्वारा लिखी गई है? खालिद बी सईद के द्वारा। पाकिस्तान द फॉर्मेटिव फेज एक खालिद बी सईद की प्रमुख रचना है। वहीं बात की जाए द मुस्लिम्स ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ए पीटर हार्डी के द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा? पीटर हार्डी के द्वारा लिखी गई है। खिलाफत टू पार्टीशन ए मोइन शकीर की मुख्य रचना है। किसकी? मोइन शकीर की मुख्य रचना है। वहीं मॉडर्न इस्लाम इन इंडिया के लेखक W.C. स्मिथ हैं। कौन है? W.C. स्मिथ हैं। इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जो सही सुमेलित है, यानी पाकिस्तान दी फॉर्मेटिव फेज किसके द्वारा लिखी गई? खालिद बी सईद के द्वारा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लंदन में आयोजित निम्नलिखित गोलमेज सम्मेलनों में से किसमें महात्मा गांधी उपस्थित थे? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 के मध्य द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कहाँ पर संपन्न हुआ? लंदन में संपन्न हुआ। और इस सम्मेलन में महात्मा गांधी ने कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया। यही एकमात्र सम्मेलन है जिसमें कांग्रेस के प्रतिनिधित्व के रूप में महात्मा गांधी भाग लिए थे। यही कौन सा था? वो द्वितीय गोलमेज। कुल 3 गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें मात्र द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में ही कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में महात्मा गांधी जो है वो भाग लिए थे। और इसी में क्या हुआ? चर्चिल के द्वारा महात्मा गांधी को अर्धनंगा फकीर कहा गया था। किसके द्वारा? चर्चिल के द्वारा महात्मा गांधी को अर्धनंगा फकीर कह के संबोधित किया गया था। ये भी क्वेश्चन बहुत वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि किसके द्वारा महात्मा गांधी को अर्धनंगा फकीर कह के संबोधित किया गया? तो किसके द्वारा किया गया? चर्चिल के द्वारा किया गया।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखिल भारतीय किसान सभा के संस्थापक अध्यक्ष थे। अखिल भारतीय किसान सभा के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, स्वामी सहजानंद सरस्वती। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना अप्रैल 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में की गई थी। कब की गई थी? अप्रैल 1936 में। उस समय जो है कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ पे हो रहा था? लखनऊ में हो रहा था। स्वामी सहजानंद सरस्वती अखिल भारतीय किसान सभा के संस्थापक अध्यक्ष थे, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक माना जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड रिपन को। किसको? लॉर्ड रिपन को। लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में प्रस्तुत स्थानीय स्वशासन प्रस्ताव 1982 ईस्वी से भारत में आधुनिक स्थानीय स्वशासन का प्रारंभ माना जाता है। इसीलिए लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता है। लॉर्ड रिपन का जो काल है वो किसके लिए? भारत में जो वास्तविक जनगणना है वो 1981 में प्रारंभ, भारत की जो वास्तविक व नियमित जनगणना वो 1981 से प्रारंभ हुई। वैसे तो भारत की जनगणना 1971 से हो रही, 1971-72 से हो रही है, लेकिन जो नियमित अगर पूछे तो नियमित जनगणना लॉर्ड रिपन के काल से शुरू हुई थी। और कब से? 1981 से। तो इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कि भारत के जो स्थानीय स्वशासन या स्थानीय स्वायत्त शासन के जनक के रूप में लॉर्ड रिपन को जाना जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, एम.ए. जिन्ना खिलाफत आंदोलन। नेहरू रिपोर्ट इससे कौन संबंधित है? मोतीलाल नेहरू संबंधित है। चंपारण आंदोलन से महात्मा गांधी संबंधित है। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की गई थी। वहीं मोहम्मद जिन्ना का संबंध किससे? खिलाफत आंदोलन से नहीं है, बल्कि खिलाफत आंदोलन का संबंध किससे है? यानी खिलाफत आंदोलन प्रारंभ करने के लिए गठित खिलाफत कमेटी में शौकत अली, मोहम्मद अली, ये मतलब इन्हें अली बंधुओं के नाम से जाना जाता है। शौकत अली, मोहम्मद अली, अबुल कलाम आज़ाद, हकीम अजमल खान और हसरत मोहानी तथा डॉक्टर अंसारी शामिल थे। इसमें मोहम्मद जिन्ना ने खिलाफत आंदोलन में महात्मा गांधी की भागीदारी की भर्त्सना की और इस आंदोलन से दूर रहने के लिए क्या किया? सलाह दिया। यानी जो खिलाफत आंदोलन है उससे दूर रहने के लिए, उससे खिलाफत आंदोलन से महात्मा गांधी को दूर रहने के लिए जिन्ना क्या करते हैं? उनको सजेस्ट करते हैं। तो खिलाफत आंदोलन से मतलब क्या हो? जिन्ना सीधे सीधे दूर रहना चाहते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। बाकी ये तीनों जो हैं वो सही सुमेलित हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की? इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना किसके द्वारा की जाती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अवनींद्रनाथ टैगोर। इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना 1907 में अवनींद्रनाथ टैगोर ने की थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है? हावड़ा षड्यंत्र प्रकरण 1910 ईस्वी, विक्टोरिया षड्यंत्र प्रकरण 1914 ईस्वी, लाहौर षड्यंत्र प्रकरण 1930 ईस्वी और ऑप्शन नंबर डी है काकोरी षड्यंत्र प्रकरण 1924 ईस्वी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, काकोरी षड्यंत्र प्रकरण। यह 9 अगस्त 1925 को घटित हुई थी। काकोरी षड्यंत्र प्रकरण 9 अगस्त 1925 को क्रांतिकारी राम प्रसाद बिस्मिल के नेतृत्व में ये जो है किसको कहते हैं? ट्रेन डकैती को कहते हैं। इस डकैती में क्रांतिकारियों ने लखनऊ के पास काकोरी नामक स्थान पर ट्रेन से ले जा रहे 4000 रुपए की डकैती की। इस डकैती में चंद्रशेखर आज़ाद, सचिंद्र सैनाल, मनमथ नाथ गुप्ता, राजेंद्र लहड़ी आदि जो है क्रांतिकारी शामिल थे। लाहौर जो षड्यंत्र प्रकरण है ये 1930 में और इसकी जो ये 2 चरण में हुआ है। प्रथम चरण 1916 में, लाहौर षड्यंत्र प्रकरण का जो प्रथम चरण है वो 1916 माना जाता है और जो द्वितीय चरण है वो कब का है? 1930 का है। इस प्रकार इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है? ऑप्शन नंबर डी, काकोरी षड्यंत्र प्रकरण 1924 में नहीं बल्कि 9 अगस्त 1925 को घटित हुई थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित तटों में से कौन कृष्णा डेल्टा एवं कैप कमोरिन के मध्य स्थित है?
इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए कोरोमंडल तट। भारत का पश्चिमी तटीय मैदान संकीर्ण है। इसके उत्तरी भाग को कोंकण तट और इसके दक्षिणी भाग को क्या कहते हैं, मालाबार तट कहते हैं। जबकि जो पूर्वी तटीय है, जो भारत का ये पूर्वी तटीय है और ये पश्चिमी तटीय। जबकि जो पूर्वी तटीय क्षेत्र है या मैदान में उत्तरी सरकार तट एवं कोरोमंडल तट शामिल है। उत्तरी सरकार का जो विस्तार है वो गोदावरी डेल्टा से उत्तरी तटीय भाग तक है। जबकि जो कोरोमंडल तट है उसका विस्तार कन्याकुमारी से कृष्णा डेल्टा तक विस्तारित है। इसलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए कोरोमंडल तट। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा वानस्पतिक उद्यान स्थित है। ऑप्शन नंबर ए क्यू में, ऑप्शन नंबर बी पेरिस में, ऑप्शन नंबर सी है हावड़ा में एंड ऑप्शन नंबर डी टोक्यो में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए क्यू यानी इंग्लैंड में। इंग्लैंड के क्यू स्थित रॉयल बोटैनिकल गार्डन की स्थापना 1759 ईस्वी में हुई थी। इसे वर्ष 2003 में यूनेस्को विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया। यह विश्व का सबसे बड़ा वानस्पतिक उद्यान है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है बॉइलिंग झील, ये डोमिनिका में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी है फाइव फ्लावर झील, ये मंगोलिया में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी दिया गया है रेड लैगून, ये कहाँ पे बोल्विया में स्थित है। एंड ऑप्शन नंबर डी है ब्रेड स्लेव झील, ये कहाँ पर स्थित है, कनाडा में। तो इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 5 फ्लावर झील। ये मंगोलिया में नहीं, 5 फ्लावर झील जो है वो मंगोलिया में नहीं बल्कि कहाँ पर स्थित है, ये चीन में स्थित है। चीन के सिचुआन में 5 फ्लावर झील स्थित है। इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार के पीछे आने वाले यातायात को देखने के लिए निम्नलिखित प्रकरण के दर्पणों में से किसका उपयोग होता है। ऑप्शन नंबर ए है उत्तल दर्पण, ऑप्शन नंबर बी है समतल दर्पण, ऑप्शन नंबर सी है अवतल दर्पण और ऑप्शन नंबर डी है गोलीय दर्पण। ऑप्शन नंबर डी क्या है, गोलीय दर्पण। इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए उत्तल दर्पण। कार के पीछे आने वाले यातायात को देखने के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। वहीं अवतल दर्पण का प्रयोग किसमें किया जाता है, जब दंत चिकित्सक जो होते हैं वो अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। दोनों क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि दंत चिकित्सक किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग करते हैं, तो वो अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। वहीं कार के पीछे आने वाले यातायात को देखने के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्याज के छिलके उतारने पर आंसू आते हैं क्योंकि प्याज निष्कासित करते हैं। ऑप्शन नंबर ए सल्फोनिक अम्ल, ऑप्शन नंबर बी सल्फेनिक अम्ल, ऑप्शन नंबर सी है अमीनो अम्ल एंड ऑप्शन नंबर डी है कार्बोलिक अम्ल। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी सल्फेनिक अम्ल। प्याज काटने पर या फिर प्याज के छिलके उतारने पर ये सल्फेनिक अम्ल के कारण जो है आंखों में आंसू आ जाते हैं। किस अम्ल के कारण, सल्फेनिक अम्ल। आपको सल्फोनिक अम्ल और सल्फेनिक अम्ल दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। ये किसके कारण आते हैं, सल्फेनिक अम्ल यानी सल्फेनिक एसिड नामक केमिकल के कारण आंसू, प्याज छीलते समय आंखों में आंसू आ जाते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूचियों के नीचे दिए गए मतलब प्रयोग कर इसका क्या करना है, इसका सही उत्तर चुनना है। सूची ए में क्या है, विटामिन सी। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, स्कर्वी रोग होता है। सूची 2 में है फोलिक अम्ल, इसकी कमी से रक्ताल्पता होता है। विटामिन ए ऑप्शन नंबर सी है क्या है, विटामिन ए, इसकी कमी से रतौंधी रोग होता है। ऑप्शन नंबर डी है विटामिन बी। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो बेरी यानी विटामिन सी की कमी से स्कर्वी। ए का 4 है। विटामिन या फोलिक अम्ल की कमी से रक्ताल्पता होती है यानी बी का 3 है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी होती है यानी सी का 1 है। और विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है, बेरी रोग होता है। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैल्सीफेरॉल रासायनिक यौगिक का सामान्य नाम है। कैल्सीफेरॉल रासायनिक यौगिक का सामान्य नाम क्या है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी
विटामिन डी। जो विटामिन डी है उसका वैज्ञानिक नाम क्या है? कैल्सीफेरॉल है। वैज्ञानिक नाम इसका कैल्सीफेरॉल है। अगर बात की जाए विटामिन ए का वैज्ञानिक नाम रेटिनॉल है। विटामिन बी का वैज्ञानिक नाम जो है वो थायमीन है। विटामिन सी का वैज्ञानिक नाम वो क्या है? स्कारबिक एसिड है। एंड जो विटामिन डी है उसका वैज्ञानिक नाम कैल्सीफेरॉल है। अब बात की जाए विटामिन ई का जो वैज्ञानिक नाम है वो टोकोफेरॉल है। और विटामिन के का वैज्ञानिक नाम वो क्या है? फ्लूकोनोन है। क्या है? फ्लूकोनोन। ये विटामिन डी का या विटामिन के का वैज्ञानिक नाम है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, और बात की जाए विटामिन की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो फंक नामक वैज्ञानिक के द्वारा विटामिन की खोज की गई थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति में अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 123। अनुच्छेद 123 भारत के राष्ट्रपति या अनुच्छेद 123 या किससे संबंधित है? भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है। वहीं अगर बात की जाए कि राज्य के जो राज्यपाल हैं उनको किस अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई है? तो अनुच्छेद 213। अनुच्छेद 213 इसके तहत राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई है। और अनुच्छेद 123 इसके तहत जो देश का राष्ट्रपति होता है वो क्या करता है? अध्यादेश जारी करता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य वित्त आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? ऑप्शन नंबर ए है यह एक अनौपचारिक संस्था है। ऑप्शन नंबर बी है यह एक संवैधानिक संस्था है। ऑप्शन नंबर सी है यह एक प्रशासनिक संस्था है। एंड ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यह एक संवैधानिक संस्था है। राज्य वित्त आयोग एक संवैधानिक जो है वो संस्था है। इसका गठन राज्यपाल द्वारा किस अनुच्छेद के तहत किया जाए? अनुच्छेद 243 आई के तहत। राज्यपाल द्वारा अनुच्छेद 243 आई के तहत हर 5 वर्ष पंचायतों और नगर निकायों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए किया जाता है। यानी अगर इसका वर्णन संविधान में है तो ये कौन सी संस्था है या किस टाइप की संस्था है? तो यह एक संवैधानिक संस्था है, क्योंकि इसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 243 के या संविधान के अनुच्छेद 243 आई में किया गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन प्रथम जनजातीय लोकसभा अध्यक्ष थे? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पी.ए. संगमा। पी.ए. संगमा वर्ष 1995 में प्रथम जनजातीय केंद्रीय मंत्री बने। वर्ष 1996 में यह लोकसभा के पहले जनजातीय अध्यक्ष बने थे। अगर बात की जाए कि प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे, तो प्रथम लोकसभा अध्यक्ष एक गणेश वासुदेव मावलंकर थे। और प्रेजेंट टाइम की बात की जाए तो प्रेजेंट टाइम लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? तो वो ओम बिरला हैं। कौन है? ओम बिरला हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के सदस्य की निर्भरताओं से संबंधित प्रश्न का विनिश्चय करते समय राष्ट्रपति निम्नलिखित में से किसकी राय प्राप्त करेगा? ऑप्शन नंबर ए है भारत के मुख्य न्यायाधीश की। ऑप्शन नंबर बी है भारत के निर्वाचन आयोग की। ऑप्शन नंबर सी है भारत के महान्यायवादी की। एंड ऑप्शन नंबर डी है लोकसभा के अध्यक्ष की। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भारत के निर्वाचन आयोग की। संविधान के अनुच्छेद 103 के तहत संसद के सदस्य की निर्भरताओं से संबंधित प्रश्न का विनिश्चय राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग के परामर्श से या राष्ट्रपति जो होता है वो निर्वाचन आयोग के परामर्श के अनुसार करता है। इसका विवरण किसमें दिया गया है? तो इसका विवरण अनुच्छेद 103 में दिया गया है, आर्टिकल 103 में दिया गया है। और अगर बात ये पूछा जाए कि किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति जो है वो भारत के मुख्य न्यायाधीश से क्या करता है? सलाह मांग सकता है। तो किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 143 के द्वारा जो राष्ट्रपति होता है वो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से सलाह मांग सकता है। वहीं अगर किससे निर्भरता सदस्य की संसद के सदस्य की निर्भरता से संबंधित अगर प्रश्न है तो उसका विनिश्चय करने के लिए अनुच्छेद 103 के तहत राष्ट्रपति वो जो है वो निर्वाचन आयोग, भारत के निर्वाचन आयोग से क्या करता है? परामर्श करता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 155। किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 155 के तहत किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति या भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है।
वहीं अनुच्छेद 153 ये किससे संबंधित है? अनुच्छेद 153 का संबंध भारत के राज्यपाल से है कि यानी भारत में जो है प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। एंड 154 जो है 154 के तहत क्या किया गया है कि इसमें राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी। जैसे आर्टिकल 53 में ये बताया गया है या आर्टिकल 52 में दिया गया है कि भारत का राष्ट्रपति होगा, भारत का एक राष्ट्रपति होगा, एक इसमें बताया गया, अनुच्छेद 52 में बताया गया है। और अनुच्छेद 53 में यह बताया गया है कि जो कार्यपालिका शक्ति है, देश की जो कार्यपालिका शक्ति है वो किसमें निहित होगी? केंद्र की जो कार्यपालिका शक्ति है वो राष्ट्रपति में निहित होगी। वो किस अनुच्छेद में बताया गया? अनुच्छेद 53 में बताया गया। उसी प्रोसेस के अकॉर्डिंग या जो राज्य की सूची है उसमें बोला गया कि अनुच्छेद 153 में इसमें राज्यपाल के पद का प्रावधान किया गया है। और अनुच्छेद 154 में ये बताया गया है कि राज्यपाल जो है वो राज्य की कार्यपालिका शक्ति का जो क्या करेगा? निर्वहन करेगा। राज्य की कार्यपालिका शक्ति और राज्यपाल के अंतर निहित रहेगी। वही अनुच्छेद 155 में बता ही दिए हैं कि अनुच्छेद 155 के द्वारा राष्ट्रपति और राज्यपाल की नियुक्ति करता है। एंड लास्ट है अनुच्छेद 156। अनुच्छेद 156 के तहत राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत तक ही राज्यपाल जो है वो पद पर बना रहेगा, यानी जो राज्यपाल का पद है वो राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत तक ही वो अपने पद पर बना रहेगा। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत में संघ राज्य सूची या संघ राज्य संबंध से संबंधित नहीं है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इंद्रजीत गुप्ता समिति। संघ राज्य संबंध से सरकारिया आयोग, राजमन्नार समिति व पुंछी आयोग, ये तीनों समितियों का संबंध केंद्र राज्य संबंध से संबंधित है। वहीं अगर बात की जाए इंद्रजीत गुप्ता समिति व दिनेश समिति, इंद्रजीत गुप्ता समिति व दिनेश समिति, इन दोनों समितियों का संबंध किससे है? चुनाव संबंध से, चुनाव सुधार से संबंधित है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, कभी कभी अलग से दे दिया जाता है कि इंद्रजीत गुप्ता समिति किससे संबंधित है, तो ये चुनाव से संबंधित है। और दिनेश समिति जो है ये भी चुनाव से संबंधित है। बाकी सरकारिया आयोग, राजमन्नार समिति व पुंछी आयोग, इन तीनों का संबंध केंद्र राज्य संबंध या संघ राज्य संबंध से है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया है। भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार किस देश से लिया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यूएसए से। भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार ये संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। बात की जाए फंडामेंटल राइट यानी मौलिक अधिकार, ये भी किस देश से लिया गया है? तो मौलिक अधिकार भी संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। किससे? संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। और बात की जाए अगर उद्देशिका की भाषा, तो उद्देशिका की भाषा और समवर्ती सूची ये दोनों किस देश से लिए गए हैं? तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। उद्देशिका की भाषा व समवर्ती सूची का प्रावधान ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन अनुच्छेदों को राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान निलंबित नहीं किया जा सकता? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 21-22। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 20-21। अनुच्छेद 359 के अनुसार राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 20 तथा अनुच्छेद 21 निलंबित नहीं किए जा सकते। एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान कौन से अनुच्छेद हैं जो निलंबित नहीं किए जा सकते, तो वो है अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21। बात की जाए कि इसका प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है, तो इसका प्रावधान आर्टिकल 359 में किया गया है। किसमें? आर्टिकल 359 में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन ए है, भारत का संविधान सबसे अधिक लंबा हो गया है। कारण आर है, मौलिक अधिकारों का अध्याय अमेरिका संविधान के मॉडल से लिया गया है। कूट की सहायता से इसका राइट आंसर देना है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी ए तथा आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं कर सकता। सही व्याख्या मतलब दोनों सही है। भारत का संविधान जो है वो विश्व का सबसे अधिक लंबा संविधान है, ये भी सही है। और कारण दिया गया है कि मौलिक अधिकारों का अध्याय अमेरिका संविधान के मॉडल से लिया गया है। ये इसका कारण नहीं है कि या मौलिक अधिकार अमेरिका से ले लिया गया है, इस कारण से भारत का संविधान सबसे लंबा नहीं है। क्यों लंबा है? क्योंकि इसमें केंद्र और राज्य दोनों का जो है प्रॉपर क्या है विवरण दिया गया है, पूरी तरीके से दोनों के बारे में क्या है एग्जैक्ट रीजन मतलब एग्जैक्ट वो रिलेशन बताया गया केंद्र
और राज्य दोनों का। तो ये दोनों तो सही है कि भारत का संविधान विश्व का सबसे लंबा है और जो फंडामेंटल राइट्स है वो अमेरिका के संविधान से लिया गया है, लेकिन ये इसका एग्जैक्ट रीजन नहीं है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम पारित हुआ था। तो असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वर्ष 2008 को। असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम 2008 को लागू किया गया था। राष्ट्रपति ने इस अधिनियम को 30 दिसंबर 2008 को स्वीकृति प्रदान की थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन नंबर ए है जनश्री बीमा योजना 2000, ऑप्शन नंबर बी है राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन 2005, ऑप्शन नंबर सी है एमजी नरेगा 2003 एंड ऑप्शन नंबर डी है आम आदमी बीमा योजना वर्ष 2007। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एमजी नरेगा ये 2003 में नहीं बल्कि कब शुरू की गई थी? राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 का पुनर्नामकरण 2 अक्टूबर 2009 को एमजी यानी महात्मा गांधी नरेगा के नाम से किया गया। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी के रूप में कब किया गया था? 2 अक्टूबर 2009 को, न कि 2003 में, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम एक हिस्सा है। राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम किस कार्यक्रम का एक हिस्सा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भारत निर्माण का। भारत सरकार ने 1972-73 में त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम, वर्ष 1972-73 में त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था। हालांकि 1 अप्रैल 2009 से ग्रामीण पेयजल आपूर्ति दिशा निर्देशों में संशोधन किया गया तथा संशोधन कार्यक्रम को राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम नाम दिया गया। राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम भारत निर्माण के 6 घटकों में से एक है। भारत निर्माण के जो 6 घटक हैं वो कौन कौन से हैं? जो भारत निर्माण के 6 घटक हैं उन 6 घटकों में कौन है? पहला है सिंचाई, दूसरा है ग्रामीण सड़कें, तीसरा है ग्रामीण आवास, तीसरा क्या है? ग्रामीण आवास है, चौथा है ग्रामीण पेयजल आपूर्ति जिसकी बात इसमें की गई है कि ग्रामीण पेयजल आपूर्ति किस कार्यक्रम का हिस्सा है? तो भारत निर्माण का। पांचवा क्या है? पांचवा है ग्रामीण विद्युतीकरण और छठा है टेलीफोन कनेक्टिविटी। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। भारत निर्माण कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? इसके साथ साथ इसके 6 घटकों के नाम, तो इसके 6 घटकों के नाम याद कर लीजिएगा कि कौन कौन से हैं। सिंचाई है, ग्रामीण सड़कें हैं, ग्रामीण आवास है, ग्रामीण पेयजल आपूर्ति है, पांचवा है ग्रामीण विद्युतीकरण और लास्ट यानी छठवा है टेलीफोन कनेक्टिविटी। चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वर्तमान में भारत की जनसंख्या वृद्धि निम्न में से किस दौर से गुजर रही है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, निश्चित रूप से गिरने की प्रवृत्ति के साथ उच्च वृद्धि दर। निश्चित रूप से जो भारत की वृद्धि दर है वो उसका रेशियो क्या है? उसका रेशियो डाउन हो रहा है, लेकिन अभी भी इसकी जो है वृद्धि दर उच्च बनी हुई है। क्यों बनी हुई? क्योंकि इसका जो वृद्धि दर है वो बहुत अधिक है, इसलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रेंड कल के वीडियो में जो पिछला वीडियो था उसमें आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया था कि अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस कब मनाया जाता है। तो बहुत सारे स्टूडेंट ने इसका राइट आंसर दिया। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 3 दिसंबर को। अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस वो 3 दिसंबर को मनाया जाता है। और लास्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? फ्रेंड इसका जो राइट आंसर है आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर स्थित है। फ्रेंड अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हमारे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद।